हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो सेट 8 है, यानी कि 1 से लेके 7 जो सेट्स हैं ये ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं अंडर दिस कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव फॉर सीसैट 2020। सिंपल क्लासेस ने इन सारी वीडियोस को जो पहले पेड कोर्सेज का एक हिस्सा थी उनको फ्री कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। बेनिफिट निकालना देखो आपके हाथ में है, आप कितनी ध्यान से ये सारी वीडियोस देखते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो देखने के पहले सेट 1 से लेकर 7 तक जो भी कंटेंट बनाया गया है आपके लिए वो आप एक बारी रेफर कर लें, स्टडी कर लें। हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों ही भाषाओं में पूरा कंटेंट तैयार किया गया है ताकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एस्पिरेंट्स के लिए इशू ना बने। तो ये आशा रखते हुए कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपकी सीसैट 2020 की टेंशन थोड़ी कम करेगा। तो चलो, अच्छा एक और चीज है, सीसैट 2020 का ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कोविड-19 जो बीमारी है, जो पैंडेमिक है, पूरी दुनिया को जिसने अपने शिकंजे में एकदम कस दिया है, उससे लड़ने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हम अपने घरों में लॉकडाउन रहे। जब तक कि एकदम इमरजेंसी ना आए आप घर से बाहर ना निकलें। ऐसा करने से ना कि आप अपने आप को इस बीमारी से दूर रखेंगे, क्योंकि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट बहुत ही तेजी से होता है। एक आदमी करीब सैकड़ों लोग तक ये बीमारी पहुंचा सकता है। ऐसा करने से आप पूरी दुनिया को हेल्प कर रहे हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं जो एवरी डे फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, सर पे कफन बांध के निकले हैं लड़ने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर इंडियन पॉपुलेशन एंड पीपल अब्रॉड, राइट। तो जो हम बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं इनको हेल्प करने के लिए, इनके जो एफर्ट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, वो ये है कि हम अपने घरों के अंदर लॉकडाउन रहें और कोशिश करें कि जब तक एकदम इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ जाती हम घर से ना निकलें। ऑलराइट, एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी आपके आसपास लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं सर्वाइव करने के लिए, जहां तक भी हो सके बिना किसी हेल्थ रिस्क के आप उनकी मदद ज़रूर करें। ऐसा करने से हमारा देश जुड़ता है और ये लड़ाई बिना जुड़े, बिना साथ खड़े हुए नहीं जीती जा सकती। ठीक है, तो इसी नोट पे आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल, अच्छा दोस्तों, इस वीडियो से एक हम नई चीज स्टार्ट करेंगे। सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 30 सेकंड का टाइमर देंगे जिसके अंदर में आप ये सवाल एक बारी अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इस सवाल को आप अच्छे से देख लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो नाउ आई होप आप सबने सवाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलिए, ए, बी और सी 3 शहर हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि ए और सी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। तो हमें 3 शहर दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरियां दी हुई हैं। बी ए के पश्चिम में है और सी ए के दक्षिण में है। हमें बताना है कि बी और सी के बीच की आखिर दूरी क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये सवाल सिर्फ एक तरीके से डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं, मुश्किल बनाए जा सकते हैं, वो है जब ये जो लैंग्वेज है इसकी ये घुमा फिरा के दें। अगर जल्दबाजी में सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो, अगर जैसे ही मैंने सवाल पढ़ा लाइन बाय लाइन अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जल्दबाजी में, कैसे गलती होगी। अब ए, बी और सी 3 शहर है, ठीक है, यहां मैंने ये मान लिया, ये जो पहला शहर है उसके हिसाब से मैं बाकी के शहर की प्लेसमेंट करता हूँ। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो ये ए है। यहां पे मैंने मान लिया दूसरा शहर बी है और इसके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जो कि मुझे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, जबकि ए और सी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अब ए और सी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर मान ली मैंने। सिंपल है यहां तक। अब हमें बताना है कि बी और सी के बीच की दूरी क्या है। तो कुछ लोग जो ज्यादा जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो सीधा मार्क करेंगे 80 + 60
हो गया सीधा 140। और ऐसे ही लोगों को घेरने के लिए इन्होंने पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है 140 किलोमीटर्स। तो आप फटाफट ये मार्क करके आ जाओगे और वहीं के वहीं आपकी गलत शुरुआत हो चुकी होगी। अगर रियलाइज कर भी लोगे तो उसमें आपके 2 से 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, जिससे आप पैनिक करोगे और आपका पेपर खराब होने के जो आसार हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी में सवाल ना पढ़ें, सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ो। इस तरह की गलतियां आपसे बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं सवाल का। तो देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। हमें सबसे पहले दिया हुआ है 3 शहर हैं ABC। तो ये 3 शहर हमने यहाँ पे बना रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में मत बनाने लगना, ठीक है। तो ये मान लो A शहर हो गया। अब हमें दिया हुआ है B जो है शहर A के पश्चिम में है, तो ये शहर B शहर हो जाएगा। और C A के दक्षिण में है यानी साउथ में है, तो इस शहर का नाम हो जाएगा C, ठीक है। तो ये लेआउट रहेगा शहरों का। अब A और B के बीच की डिस्टेंस दी हुई है हमें, कितनी है 60 किलोमीटर्स। और A और C के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, ये कितनी है 80 किलोमीटर्स। हमें बताना है कि B और C में कितनी दूरी है। सिंपल सवाल है। सिर्फ देखो डायग्राम हमने सही बना लिया, सवाल सिंपल हो गया। जल्दी में पढ़ोगे डायग्राम गलत बनेगा, कहानी आपको बेसिकली समझ में गलत तरीके से आएगी, गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए हमेशा सवाल पढ़ो, सोल्यूशन जल्दी निकालो, कैलकुलेशन फास्ट करो, वहां प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी क्योंकि प्रैक्टिस इतनी करा देंगे हम, आपको टेंशन नहीं आएगी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है आपको, बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ABC ये ट्राइंगल है, जो A यहाँ पे है, A और B की दूरी है 60 किलोमीटर्स, दिस साइड इज 60। A और C की दूरी है 80 किलोमीटर्स। हमें निकालना है B और C के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हाइपोटेन्यूज है अपना BC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो BC कितना हो जाएगा, आप इसको अंडर रूट के अंदर में ले लेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अब सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। AB दिया हुआ है अपने को कितना 60 किलोमीटर, सो 60 स्क्वायर प्लस AC दिया हुआ है 80 किलोमीटर, सो 80 स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। दिस विल बिकम 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 प्लस 6400, इस पूरे का रूट। इसका मतलब टू द पावर में अगर लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 10,000, ठीक है। इसका मतलब 100। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। A और C के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 100, और यूनिट कितना है उसका, किलोमीटर्स। क्लियर है सबको, बहुत ही सिंपल है। बस आपको फिगर जो है ये ध्यान से बनानी है, आपसे गलती नहीं होगी। ऑलराइट, तो अब सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा D ऑप्शन। 100 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, एक बार आप सब लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अच्छे से सवाल पढ़ लिया होगा, ठीक है। सवाल क्या कह रहे हैं मैं आपको एक बार समझाने के लिए फिर से पढ़ रहा हूं। एक क्लब है जहां के सारे सदस्य झुमरी तलैया घूम के आते हैं। अब कमेंट सेक्शन में मुझे झुमरी तलैया आखिर है कहां पे, ठीक है। तो वो सारे के सारे झुमरी तलैया गए और एक होटल में रुके। ये पूरी बकवास की कहानी है, नॉट इंपॉर्टेंट। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए और 50% दर्शनीय स्थलों पे गए। तो बेसिकली जितने भी लोग गए थे, मान लो X लोग गए हैं, तो उसमें से 80% लोग शॉपिंग करने गए, 50% ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ पीपल। इसी टोटल के 80% लोग गए खरीदारी करने यानी कि शॉपिंग करने गए, और 50% लोग गए दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए, साइट सीइंग के लिए अपना निकल गया मस्त। अब आगे क्या दिया हुआ है, जबकि 10% ने होटल में आराम किया। तो यानी X लोग हैं, उसमें से 10% लोग जो हैं वो होटल में ही रुक गए, आराम करने लगे, 80% चले गए शॉपिंग करने और 50% चले गए शहर घूमने। अब इस डेटा ये जो दिया हुआ है हमें, इसके बेसिस पे हमें बताना है कि ये जो दिए गए कथन है इनमें से कौन से सही है, और उस हिसाब से जो सही उत्तर है उसको चुनना है, ठीक है। आई होप आपको सवाल अब तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यहीं पे पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके फिर देख लो, वरना सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, तो चलो अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको तमीज से समझेंगे
ताकि इस तरह के सवाल में आपसे क्वेश्चन ना हो। वेन डायग्राम के थ्रू ये पहले तो सवाल सॉल्व होगा। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है ये समझना बड़ा जरूरी है, उसको नहीं भूलना है। 80% जो जनता है जो होटल से बाहर निकलती है वो कहाँ जाती है? शॉपिंग करने। 50% जनता शहर घूमने के लिए निकलती है, साइट सीइंग करती है, टाइम पास करती है, मजे लेती है, और 10% जो है वो होटल में आराम करते हैं। सवालों में आपको कोई ना कोई फिगर अज्यूम करनी पड़ती है क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। तो मान लो कि कुल जो लोग थे जो उस होटल में गए थे वो उनकी पूरी की पूरी संख्या थी 100। ठीक है, अब सवाल आपको बता रहा है कि 10% तो होटल में ही रुक गए आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो फिर बाहर कितने गए? 100 माइनस 10% ऑफ 100। ये चीज समझ में आई आपको? हमने माना कि 100 लोग टोटल गए, उस पूरे जो क्लब में थे वो 100 के 100 लोग गए झुमरी तलैया, वहां पे रुके। अब उसमें 10% जो जनता थी उन 100 लोगों में से वो रेस्ट कर रही थी, ये सवाल ने हमें बताया हुआ है, ये डेटा हमें पता है। तो कितने लोग आखिर बाहर गए? 100 माइनस 10% ऑफ 100, 100 का 10% कितना हुआ? 10, यानी कि 90। तो 90 लोग एक्चुअली उस होटल से बाहर निकले हैं। ये बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पॉज करके ये फिर से देख लो। सिंपल सी चीज है, 100 लोग पहुंचे, 10% वहां पे रेस्ट कर रहे थे होटल में जो बाहर नहीं गए, तो आखिरकार कितने लोग गए टोटल? 90। तो 90 लोग होटल से बाहर निकले थे, या तो उन्होंने शॉपिंग की सिर्फ, जो मान लेते हैं लेफ्ट सर्कल, एक सेकेंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये लेफ्ट सर्कल मान लो दिखा रहा है जो लोग शॉपिंग करने गए हैं उनको। ठीक है, जो राइट में सर्कल है ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है जो लोग साइट सीइंग करने गए हैं, जो घूमने फिरने गए हैं। ठीक है, और जो बीच का इनका इंटरसेक्शन है ये दिखा रहा है जो लोग शॉपिंग भी गए हैं प्लस साइट सीइंग करने गए हैं, उन्होंने दोनों काम किए हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट में ये वाला एरिया है, इस इंटरसेक्शन के लेफ्ट साइड में ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग गए हैं। जो इंटरसेक्शन के राइट वाला एरिया है ये वो लोग कौन से हैं? जो सिर्फ और सिर्फ साइट सीइंग करने गए हैं। जो बीच में लोग हैं इन लोगों ने दोनों काम किए हैं, इन्होंने शॉपिंग भी की है, इन्होंने साइट सीइंग भी की है, शहर भी घूमने गए। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो सारे के सारे लोग हैं, चाहे वो शॉपिंग करने गए हो, चाहे वो साइट सीइंग करने गए हो, चाहे उन्होंने दोनों काम किए हो, इन सबका जो टोटल है ये 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 90 लोग निकले हैं होटल से। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब देखिए इनके नंबर्स कैसे निकाले जाएंगे। अपने को पता है कि 80% और 50% वो लोग हैं जो शॉपिंग करने और साइट सीइंग करने गए हैं। ठीक है, तो 80 और 50 कितना हो गया आपका टोटल? 130। असली में ये फिगर कितना है? 90। तो 130 में से 90 माइनस कर दो, कितना आया? 40। 80 और 50 हमें दिया हुआ था, ये वो परसेंटेज है, ये वो प्रतिशत है जो लोग शॉपिंग और साइट सीइंग करने गए थे। क्लियर है यहाँ तक? इनका टोटल हमने किया, 80 और 50 कितना हुआ? 130। अब हम ये लेके चलते हैं कि 130 टोटल लोग हैं इन हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से, जो बाहर निकल के साइट सीइंग और शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन हमारे पास टोटल लोग कितने हैं? 90 जो होटल से बाहर गए थे, जिन्होंने होटल छोड़ा था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 40, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग भी की और साइट सीइंग दोनों की। बेसिकली ये जो बीच का फिगर है जो हम यहाँ पे पहले जिसकी बात कर रहे थे, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग आखिर गए हैं शॉपिंग और साइट सीइंग जिन्होंने दोनों की। तो ये फिगर कितना है? 40। तो बोथ वाले हो गए आपके 40 लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सिर्फ जिन्होंने शॉपिंग की वो कितने हुए आखिर? अब शॉपिंग कितनों ने की थी? 80% लोगों ने। 80 में से आपने 40 माइनस किया तो कितना रह जाएगा? 40। तो यानी कि 40 वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग की। 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों की दोनों चीजें की, यानी कि शॉपिंग भी की और साइट सीइंग भी की। तो अब आपके ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइट सीइंग की, जो सिर्फ और सिर्फ घूमने गए? टोटल कितने थे? 50 माइनस 40 यानी कि 10। 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइट सीइंग की है। समझ में आ रहा है? टोटल थे लोग 100। क्लियर है? मैं एक बार फिर से करा देता हूं। हमें क्या दिया हुआ था? 80% लोग शॉपिंग करने गए हैं टोटल में से, 50% लोग साइट सीइंग करने गए, इधर उधर घूमने गए, और 10% होटल से निकले नहीं, वो आराम कर रहे हैं। क्लियर है? हमने मान लिया टोटल 100 लोग हैं। अब 100 में से 10% तो वैसे ही आराम कर रहे हैं, तो होटल से बाहर कितने लोग गए? 90 लोग। अब इन 90 में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ शॉपिंग की, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ घूमने गए, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों काम किए। क्लियर है? अब हमने मान के चले थे कि जैसे 100 लोग टोटल है, उस हिसाब से 90 आ गया जो होटल के बाहर निकले। अब जितने भी ये लोग हैं,
चाहे उन्होंने शॉपिंग की हो, चाहे उन्होंने साइट सीइंग की हो, या दोनों काम किए हो, ये इनका जो टोटल है वो 90 से ऊपर नहीं हो सकता, ये बात हमें पता ही है। अब 80% और 50% में 80 और 50 को जब आप ऐड करोगे 130 होता है। अब 130 हमें पता है 90 से ज्यादा है, इसका मतलब 130 माइनस 90 वो लोग हैं जो इनके इंटरसेक्शंस का नंबर है, यानी कि जिन्होंने दोनों शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों की है। ठीक है, तो 40 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने दोनों काम किए हैं। अब ये टोटल 80 था, 40 ने दोनों किए हैं, तो बचे कुछ कितने होंगे? 80 माइनस 40, दिस विल गिव यू 40। तो 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग की है। क्लियर है? और राइट साइड का फिगर कितना था? यहाँ का राइट वाला सर्कल, इसका था 50 टोटल था। अब 50 में से 40 तो आपका इंटरसेक्शन में निकल गया, बचा कितना? 10। तो 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइट सीइंग की है। अब ये आपके पास फिगर्स आ गए, इस बेसिस पे आप अपना सही आंसर मार्क कर दो। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली नाउ। कुछ कटआउट नहीं हुआ है। देखिए, 100 में से 90 लोग बाहर गए थे, 10 लोग रेस्ट कर रहे थे, ये क्लियर है। जिन्होंने दोनों शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों की है उनका नंबर है 40। जिन्होंने सिर्फ शॉपिंग की है उनका नंबर है 40, और जिन्होंने सिर्फ साइट सीइंग की है उनका नंबर है 10, और ये टोटल होता है 100। तो सारे फिगर्स ऐड अप हो रहे हैं। अब फटाफट देखते हैं इनमें से सही जवाब कौन सा है, गलत जवाब कौन सा है। उसके पहले हमें स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है और गलत है। पहला स्टेटमेंट, 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए भी गए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 40 लोग ने दोनों शॉपिंग भी की और साइट सीइंग भी की। अब टोटल लोग कितने थे? 100। कितने गए दोनों काम करने? 40। तो 40/100 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 40%। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सरासर सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 20% सदस्य केवल खरीदारी करने गए। अब केवल खरीदारी करने कितने लोग गए थे? 40, यानी कि परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 40%। 40% लोग शॉपिंग करने गए थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 20%। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इन दोनों कथनों में से जो स्टेटमेंट्स दिए हुए पहला ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे केवल 1। देखो, बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे बताना था इनमें से कौन सही है कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको जनरली जब एग्जाम में आप जल्दी जल्दी करते हो ना, तो गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए जब आंसर आप मार्क कर रहे होते हो उस टाइम पे एकदम अटेंटिवली करो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा सवाल पता चला सॉल्व कर गया और उसके बाद आंसर हो गया गलत, तो फिर क्या फायदा है ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। तो एक बार ये आप लोग क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो अब आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखो, जितना लंबा चौड़ा सवाल होता है उतना ही आसान होता है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो सवाल की लेंथ पे मत जाना कभी भी। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक स्कूल में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है जी। तो स्कूल में जितने भी लोग हैं उनमें से 60% लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये हमें दिया हुआ है। एक छात्र जो क्रिकेट नहीं खेलता, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। जो भी छात्र हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं। हर फुटबॉल खिलाड़ी को 2 पहिए वाहन मिले हुए हैं, ठीक है। तो क्लास में अब टोटल कितने लोग होंगे? 100% लोग होते हैं पूरी क्लास में। उनमें से क्रिकेट कितनों ने खेला? 60%। तो फुटबॉल कितना खेलेंगे? 40% छात्र। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा क्या दिया हुआ है? जो फुटबॉल खेलते हैं उनको 2 व्हीलर मिला हुआ है। क्लियर है बात? अब हमें बताना है इसके बेसिस पे, इसके आधार पे, कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, 1 2 3। हमें बताना है कि कौन सा इस दिए गए डेटा के हिसाब से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। पहला क्या है? 60% छात्रों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। ये अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? हमें यह पता है कि सिर्फ 60% लोग क्रिकेट खेलते हैं और जो बाकी के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, और ये जो बाकी के हैं उनको दिया हुआ है इन्होंने 2 व्हीलर। इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट वालों को नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
उनको मिला हुआ है, जितनों भी फुटबॉल खेलते हैं उन सबको मिला हुआ है, लेकिन क्रिकेट वालों को नहीं मिला है टू व्हीलर, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष, किसी भी क्रिकेटर के पास दो पहिया वाहन नहीं है, ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि क्रिकेट और दो पहिया वाहन, क्रिकेट और टू व्हीलर के बीच में कोई रिलेशन की बात की ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं एज पर द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये भी जो सेकंड निष्कर्ष है ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष, क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि क्रिकेट वाले क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। हमें बस सिंपल बताया कि 60% ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बाकी के फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल खेल भी सकते हैं, इनमें से कुछ फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। देयरफॉर तीसरा जो निष्कर्ष है वो भी गलत है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि इन तीनों निष्कर्षों में से एक भी निष्कर्ष सही नहीं है। इंटरेस्टिंग सवाल है, लंबा चौड़ा है, और देखो एक लाइन में हो गया, इतना आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में। तो इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही जरूरी सवाल है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं नंबर सिस्टम के सवाल। तो एक बार ये आप लोग पढ़ लो इसको अच्छे से, उसके बाद इसके सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, आई होप आप सबने ये सवाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखो, नंबर सिस्टम के सवाल हमेशा थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि सिर्फ लॉजिक के बल पे भी आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसलिए जब भी आपको कोई नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल मिले तो उसको छोड़ना मत, एक बार ये सवाल पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हमें एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में जो 2 डिजिट का है, ठीक है। मान लेते हैं इसके ये डिजिट जो 1s प्लेस पे है वो b है और जो 10s प्लेस पे है वो a है। तो ab इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो हमें सवाल में दिया हुआ है। इस नेचुरल नंबर को, इस प्राकृतिक संख्या को जब आप पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा, ab का ba बन जाएगा, b आ जाएगा 10s प्लेस पे, दिस इज 1s, दिस इज 10s, इसके बाद 100, 1000, ये यहाँ पे 1s होगा, ये 10s होगा। तो जब आप नंबर को पलट दोगे तो b आ जाएगा 10s प्लेस पे और a चला जाएगा 1s प्लेस पे, ठीक है। अब वो कह रहा है नंबर पलटने पे जो अनुपात आता है, जो रेशियो होता है इन नंबर्स का आपस में, दैट इज 4:7। क्लियर है यहां तक। अब एक नंबर की हम जब वैल्यू लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, 1s पोजीशन पे है तो 1s वाला तो ऐसे ही रहेगा, 10s पोजीशन में है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या हमें दी गई है वो है 10a + b, ये मान के चलता है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है सबको। अगर नहीं आ रहा है एक बारी फिर से थोड़ा सा पॉज करके समझ लो, वरना फिर सोल्यूशन समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो जो हमें नंबर दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या जो दी हुई है वो है 10a + b, जो हमने मान ली। a 10s प्लेस पे है, b 1s प्लेस पे है। जब इसको हम पलट देते हैं तो फिर क्या नंबर बनेगा, 10b + a। सिंपल है। ये किसके बराबर है, 4:7। तो जो पूरी कहानी थी वो एक लाइन में जो उन्होंने घुमा फिरा के दी थी, जो थोड़ी लोगों को मुश्किल हो रही होगी समझने में, वो इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए थी। आपने एक नंबर माना है AB, उसको पलट के नंबर बनेगा BA। AB की जब आप वैल्यू लिखोगे तो उसको इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं 10a + b, और BA की जो वैल्यू लिखोगे, उस नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी 10b + a। इनको आप आपस में जब इनका रेशियो निकालते हैं तो वो अनुपात निकल के आता है 4/7। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है जितनी जल्दी हो सके। तो 7 उधर लेके जाओगे, इसको डिनोमिनेटर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 70a + 7b = 40b + 4a, राइट। 70a में से आप 4a माइनस करेंगे, ये आपको देगा 66a। देखो, सवाल जल्दी सॉल्व करना आपके हाथ में, वो मैं नहीं सिखा सकता, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना
आपको होगा आसान करना। 40a माइनस 7b हो गया 33b। सो इसको आप कैंसिल आउट कर लो। सो 2a इज इक्वल टू b। ये इक्वेशन हमें मिल गई है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है? a और b पे। a क्या था? टेंस प्लेस पे जो हमारी डिजिट थी, और b क्या था? जो वंस प्लेस पे थी। क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमें ध्यान रखना है वो ab है, वो ba नहीं है। इसी के हिसाब से आप आंसर मार्क करोगे, राइट? तो अब इस इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज पुट करके हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारे आंसर निकलेंगे उसको मार्क करेंगे। तो लेट दिस बी a, दिस बी b, और यहाँ आएगा जो प्राकृतिक संख्या बनेगी इन दोनों को जोड़ के। तो 2a प्लस b में अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। a जब 1 होगा, व्हेन a विल बी इक्वल टू 1, तो b कितना हो जाएगा? उसका ट्वाइस यानी कि 2। तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? 12। ये एक नेचुरल नंबर है? हाँ जी है। क्या ये 2 डिजिट नंबर है? हाँ जी है। तो कंडीशन सारी वैलिडेट हो रही है इस केस में। ऑलराइट, जब a की वैल्यू 2 होगी तो b कितना हो जाएगा? 4। क्या नंबर बनेगा? 24। ये भी एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो ये भी कंडीशन वैलिडेटेड है। अब देखते हैं a की 3 वैल्यू के लिए b कितना हो जाएगा? 6, नंबर बनेगा 36, जो कि पॉसिबल है, सारी कंडीशंस को वैलिडेट करता है। जब a की वैल्यू 4 होगी तो b हो जाएगा 8, नंबर बनेगा 48। जब a की वैल्यू 5 होगी तो b हो जाएगा 5 का ट्वाइस यानी कि 10। तो जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 5, 10। अब ये जो लास्ट कंडीशन है ये बिल्कुल भी वैलिडेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और हमें जो बताना था ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर जो हैं वो पॉसिबल है। तो आंसर इसका होगा 4। देयर आर 4 सच नेचुरल नंबर्स। ऐसे 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके डिजिट्स यानी कि a और b जो है उनको जब आप पलट दोगे तो उन दोनों का रेशियो, उन दोनों का आपस में अनुपात 4:7 होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, वो देख लेते हैं कौन सा है, 5432। सो 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल सवाल है, नंबर सिस्टम के हमेशा इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से करने की कोशिश करेंगे तो जरूर क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, परसेंटेजेस के ऊपर है। परसेंटेजेस से हमेशा आपको सवाल मिलेंगे हर एग्जाम में। इसके बिना, इसको समझे बिना, इनको क्रैक किए बिना अगर नहीं सीखोगे तो हर बार प्रॉब्लम में फंसोगे। तो चलो एक बार ये सवाल पढ़ लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो भाई, आई होप आपको सवाल आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं एक बारी फिर से इसको पढ़ के समझाता हूँ आपको। अगर समझ में नहीं आया है, अगर समझ में आ गया है तो फटाफट बताओ आपने कौन सा आंसर मार्क किया है। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि सही है कि गलत। अब एक परीक्षा में चोमू ने चिंटू से 20 अंक अधिक स्कोर किए हैं। ठीक है, तो पहली बार हुआ है, वैसे चोमू के ज्यादा नंबर आए हैं तो चोमू ने चिंटू से 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं। यदि चिंटू ने चोमू की तुलना में 5% कम अंक प्राप्त किए हैं तो चिंटू ने आखिर कितना स्कोर किया है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है कि चोमू के नंबर चिंटू से ज्यादा आए हैं। ऐसा कि होता नहीं है ज्यादातर, बट ऐसा हो गया है। अब क्या करें, चोमू के कितने ज्यादा आए हैं, ये फर्क कितना है, 20 मार्क्स का फर्क है। दोनों के जितने भी नंबर आए हैं उसमें जो फर्क है वो 20 मार्क्स का है। क्लियर है यहां तक? मैं इसको हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके साथ एक और चीज दी हुई है कि चिंटू के चोमू से 5% नंबर जो है कम आए हैं। ये दो चीजें दी हुई है। हमें बताना है चोमू और चिंटू के कितने नंबर आए हैं। मतलब सवाल में कुछ भी पूछो, दोनों के मार्क्स हमें पता होंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला अप्रोच देखते हैं। दो तरीके से हो सकता है। पहले बताऊंगा जो लंबा चौड़ा तरीका है, उसके बाद बताऊंगा जो स्मार्ट तरीका है। लेकिन दूसरे को समझने के लिए पहला भी समझना जरूरी है। अब चोमू को मान लो x नंबर आते हैं, उसके एग्जाम में x नंबर आते हैं। ठीक है, तो चिंटू के कितने हो जाएंगे, चिंटू का दूसरा कलर से करता हूं। चिंटू के कितने मार्क्स हो जाएंगे फिर, x माइनस 5% ऑफ x। ये कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लो, 1 माइनस 5/100, दिस विल गिव यू 95% ऑफ x। तो अगर
चोमू का हमने x माना है, अज्यूम किया है, x मार्क्स आते हैं तो चिंटू को हो जाएंगे 95% ऑफ x। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों के मार्क्स में 20 का फर्क है, तो सिंपल इक्वेशन बना देंगे। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी? चोमू के जितने मार्क्स हैं यानी कि x माइनस चिंटू के जितने मार्क्स हैं यानी कि 95/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस है दिया हुआ है 20, इज इक्वल टू 20। ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर लो फटाफट इसको, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस 95/100 इंटू एक्स, सॉरी एक्स तो हम इधर ले चुके हैं, इज इक्वल टू 20। दिस विल गिव यू 100 माइनस 95 कितना हो गया 5, सो 5/100 एक्स इज इक्वल टू 20। इसका मतलब x आप इधर लो, बाकी चीज़ों को उस तरफ लेके जाओ इक्वेशन की। 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई करो, 4 से जाएगा तो x इज इक्वल टू 400। ठीक है, यानी चोमू के 400 नंबर आए हैं। और हमें पता है कि चिंटू और चोमू में फ़र्क जो है 20 नंबर का है, तो चिंटू के कितने हो जाएंगे 400 माइनस 20 यानी कि 380। ठीक है, अब ये तरीका था इक्वेशंस के थ्रू करने का। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको सॉल्व करके पहुंचना है। लेकिन अगर आपने ये इक्वेशन एग्जाम में यूज किया तो ट्रस्ट मी, एक दो सवाल आपके जो आप कर सकते थे वो छूट जाएंगे। तो ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। आई विल टेल यू अ डिफरेंट अप्रोच टू डू इट। देखो, परसेंटेज का कोई भी सवाल हो, उसमें आपको बेस यानी किसका वो प्रतिशत है, किसका परसेंटेज है, वो हमेशा सही पकड़ के चलना है। आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो, जो हमारा सेकंड मेथड बेस्ड है, जो स्मार्टर तरीका है जिसमें कम स्टेप्स लगेंगे, वो भी इसी बेस पे है कि बेस क्या है। अब हमें ये बात पता है कि 20 नंबर का फर्क है किसमें, चोमू के जितने नंबर आए और चिंटू के नंबर जितने आए हैं उनके बीच में। और दूसरी बात क्या पता है कि 5% चिंटू के नंबर चोमू से कम आए हैं। तो ये 5% किसका हुआ? ये 5% हुआ चोमू का, यानी कि चोमू के जितने नंबर आए हैं। अब चोमू को हमने मान लिया कि x है। ठीक है, x मार्क्स आए हैं उसके। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि 5% ऑफ x, 5% ही तो फर्क है ना चिंटू और चोमू के नंबरों में। चिंटू के चोमू से 5% कम आए हैं, तो यानी 5% ऑफ x कितने के बराबर हो गया? 20 के बराबर हो गया। सिंपल इक्वेशन, सिंपल लॉजिक। समझ में नहीं आया, एक बार यहीं पे रुक लो, मैं फिर से इनफैक्ट रिपीट भी कर देता हूं। चोमू और चिंटू के बीच में 20 नंबर का फर्क था। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि चिंटू के चोमू से 5% कम नंबर आए हैं। ये 5% अब आखिर किस फिगर का है, ये प्रतिशत किस फिगर का है? ये है चोमू के नंबर का। क्लियर है? तो चोमू के मान लिया हमने x है, तो ये जो 5% ऑफ x है वो कितने का फर्क पैदा कर रहा है? 20 नंबर होगा। तो 5% ऑफ x किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। उसके बाद आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लो, 5% को उधर ले जाओ, 20 इंटू 100 बाई 5, दिस विल गिव यू 400। तो सीधा निकल के आ गया कि चोमू के 400 नंबर है, तो जाहिर सी बात है चिंटू के चोमू से 20 नंबर कम थे, तो कितने होंगे? 380, विच इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो परसेंटेज में हमेशा आप बेस को पकड़ के चलो, एक तो कभी गलती नहीं होगी, और इस तरीके से जब आप अप्रोच करोगे सवाल को, तो जो स्टेप्स होंगे सवाल को सॉल्व करने में, जो टाइम लगेगा, जो स्टेप्स लगेंगे, वो कम होगा, विच विल इंक्रीज योर ओवरऑल स्कोर। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया हो, और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ, जो आपकी CSAT की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पर जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।